नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने देश के 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उथल पुथल मचा रखी है। देश का एक राज्य जहां पर सत्ता परिवर्तन होता है और उसके बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को घंटों तक एजेंसी के सामने सवालों का सामना करना पड़ता है। देश के दूसरे राज्य झारखंड में चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री के पास एजेंसी का समन पहुंचता है, पूछताछ होती है, वो इस्तीफा देते हैं, चेहरा बदलता है और अब वो सलाखों के पीछे हैं। अब देश का तीसरा राज्य, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ले, वहां पर समन जा रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि आप कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं जैसा झारखंड में हुआ है, इसीलिए हम एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। 3 अलग अलग राज्यों में एजेंसी की कार्रवाइयों के बाद या पहले सत्ता में परिवर्तन की तस्वीर 2 जगह पर दिखाई दे गई और तीसरी पर ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इसीलिए एक बार फिर खबरों के खिलाड़ी में यही विषय कि क्या केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच है उसकी टाइमिंग पर उठ रहे सवाल सही हैं, गलत है? क्या उनके निशाने पर सिर्फ विपक्षी पार्टी होती है या फिर विपक्षी पार्टियों में हुई गड़बड़ है और इसीलिए एजेंसियां वहां पहुंच रही हैं? और हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराता हूं। शुरुआत करते हैं, राहुल जी हमारे साथ हैं, लगातार हमारे शो का हिस्सा बने रहते हैं और जिसको हम कहते हैं क्रिस्प कमेंट या क्रिस्प एनालिसिस, जो हमारे दर्शकों को आप उपलब्ध कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल सर, मैं हमेशा कहता हूं कि देश के अलग अलग राज्यों में देश की सत्ता में परिवर्तन आए, कई कारणों से आए, अनुभवों को आपने देखा, लिखा और अब आप हमारे दर्शकों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं, हमेशा वो पक्ष रखते हैं और जो आप हमेशा कहते हैं कि कई बार वो एक अलग जो दूसरा हिस्सा होता है उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस विषय पर एक अलग तरीके के विचार आपके हैं। कई बार आप कहते हैं कि एजेंसियों की जब बात हो रही हो तो कार्रवाइयों को और या उस पर होने वाली बयानबाजियों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा 3 अलग अलग राज्यों में जब एक साथ बात हो तो विषय उठाना ज़रूरी है। समीर चौगाकर सर हमारे साथ हैं, लगातार हमारे शो का अहम हिस्सा बने हुए हैं और जैसा मैं हमेशा हम भी कहते हैं और हमारे दर्शक भी उस कमेंट बॉक्स पर आकर कहते हैं कि जो इनसाइड हो रहा होता है, जो दूसरा खेमा तैयारी कर रहा होता है, वहां क्या चल रहा है, वो इनसाइड हमको आपसे मिलते हैं। और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो संपादकीय टिप्पणी, वो संक्षिप्त विवरण और उसके बाद जो कुछ हो रहा है उससे आगे क्या हो सकता है वो जानकारी हमको मिलती है। और बिना किसी देर के इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। और राहुल सर, एक बार फिर वही वाली बात आती है कि 3 अलग राज्यों, जो मैंने शुरू में कहा, तीनों पर कार्रवाई हो रही है, तीनों पर चेहरों में दिल्ली को छोड़ दें तो बदलाव भी दिख गया और बदलाव दिखने का असर कहीं ना कहीं एजेंसियों से जोड़कर देखा जा रहा है। जो सबसे पहला आरोप तेजस्वी ने लगाया, अगर मैं वहां से बात शुरू करूं और उसी बयान को आधार बनाऊं कि एजेंसियों का प्रयोग करके राज्यों में सत्ता बदल रहे हैं और ये टेस्ट है, बड़ी तैयारी तो 2024 के लिए, क्या ऐसा ही आपको भी दिखता है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये कहना कि एजेंसियां जो हैं वो केवल ये देख के काम कर रही हैं कि कब चुनाव है कब नहीं है, अगर यही बात होती तो देश में हमेशा कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। कभी वो विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का अब जैसे चुनाव आने वाला है। अगर हम इसमें दूसरी तरह से देखें तो नीतीश कुमार ने पाला पलट लिया, तो क्या उसमें कोई एजेंसी का रोल है? नीतीश कुमार हमेशा से ही साफ़ सुथरे पॉलिटिशियन रहे हैं, उन पर कभी कोई आरोप नहीं रहा। अब आरजेडी की अगर हम बात करें तो लगातार उन पे आरोप लगते रहे, उनके पूरे परिवार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और जिस तरह से ईडी की तरफ से जानकारी जब सामने आती है तो ये साफ दिखाई देता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार में कोशिशें की गई हैं या किस तरह से कंपनियां बनाई, किस तरह से उसमें ट्रांसफ़र किया या फिर ज़मीन ट्रांसफ़र किया, तो ये सारी बातें आती हैं। झारखंड के केस में भी हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं राजनेताओं पे कि वो ज़मीन के खरीद फरोख्त की चीज़ें करते रहे हैं जो कि लीगली उन्होंने हासिल की होती हैं या फिर किसी भ्रष्टाचार के पैसे से हासिल की होती हैं। अब किस मामले में कितना सच्चाई है ये तो कोर्ट के सामने जब सबूत होंगे तभी पेश होंगे। अब केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल ऐसा भी तो कर सकते थे, कोर्ट के पास जाते कहते कि ये गलत तौर से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ज़्यादातर कोर्ट जो हैं इस तरह की जो प्लीज़ हैं उनको नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आप जाके जवाब दीजिए। तो केजरीवाल का दूसरा जो पहलू है वो ये भी है कि उनकी राजनीति जिस तरह की है वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसमें हल्ला हंगामा करके सिंपैथी वोट हासिल करना चाहते हैं, वो भी साफ दिखाई देता है जब वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा और अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि ये मेरे खिलाफ जानबूझ के साजिश की जा रही है और ये कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा और ये सारी बातें जब करते हैं तो ये साफ दिखाई देता है। तो अपनी अपनी राजनीति है। जहाँ तक एजेंसियों का सवाल है, एजेंसियाँ
देखिए, तभी किसी राजनेता पर और जो ऐसा व्यक्ति है जो कि सत्ता में बैठा हुआ है उस पर हाथ डालेंगे जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं होगा या उनको लगता नहीं होगा कि ऐसा बिल्कुल वो हाथ डालेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी वो ऐसा करेंगे। क्योंकि सभी के पास कोर्ट का रास्ता तो खुला ही है और ऐसे में अगर वो कोर्ट जाते हैं तो नेचुरली जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा होंगी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। प्रेम कुमार सर, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे एक दर्शक है रोहित सोशलिस्ट, उन्होंने कमेंट किया, वो कमेंट इस पूरी चर्चा के दौरान हम दिखाएंगे भी जब ये हम टेलीकास्ट कर रहे होंगे। वो लिखते हैं कि ईडी मींस एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये एक परसेप्शन है जिसको विपक्ष के कई नेता गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रोहित भी जब ये बात कह रहे हैं या तो वो सहमत दिखाई दे रहे हैं या उस विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जब 3 राज्यों में एक साथ कार्रवाई होती है तो क्या ये सच में ज्यादा दिखता है या ये वैसी कार्रवाई है जो चल रही थी, राजनेता इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, मैं राहुल महाजन जी की बात से बात को शुरू करता हूँ। वो कहते हैं कि देश में हमेशा कुछ न कुछ चुनाव होते रहते हैं, तो इस वजह से ईडी क्या बैठी रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी? भाव यही है, चुनाव जरूर होते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल के घर में ईडी तब तो नहीं जाती जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे होते हैं। उनके घर में ईडी तभी जाती है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे होते हैं और कुछ घंटे बाकी रह जाते हैं। उसके बाद ईडी नहीं है भूपेश बघेल के पीछे। सच्चाई है ना, चुनाव के समय कितना हाइप क्रिएट किया गया था, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। अवधेश जी भी कह रहे थे कि भूपेश बघेल को ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है, अगर ईमानदार है तो क्यों नहीं पेश होते हैं, बोलते थे ना। तो ये बात तो किसी के भी साथ कही जा सकती, आप ईमानदार हैं तो पेश होने में क्या दिक्कत? दिक्कत है, हम ईमानदार हैं इसीलिए हमारे पास में ईडी आने लगी है। ये एकदम उलट गया है सीन। क्यों उल्टा है? ईडी को शक्तिशाली बनाया गया है, एक ऐसी शक्ति दी गई है कि जिसके बाद जिसको वो पकड़ लेगी उसी का दायित्व होगा कि उसके ऊपर जो केस है वो साबित करे, वो खुद निर्दोष है वो साबित करे। ईडी का दायित्व तो नहीं है कि वो दोषी उसको साबित करे, इतना अधिकार उसको दे दिया गया। नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि आप हमको पकड़ के हम ही से मेरे खिलाफ में सबूत मांगते हैं और सबूत आपके पास नहीं होता है, उसके बाद भी पकड़ के लगातार तब तक समन देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, आप ही से आपके खिलाफ बोलवाएंगे। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लेकिन ये सशक्त बनाया गया है ईडी को। उसके बाद ईडी का अतीत देख लीजिए। ईडी ने जितने भी पॉलिटिकल मामले छुए उनमें से 100 में से 96 विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। और कितने को कन्विक्ट किया? 0.8% के से भी थोड़ा कम है। यानी कन्विक्शन नहीं है, केवल समन और पूछताछ है, और वो भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। तो ईडी का मतलब हो गया है एक ऐसा, क्योंकि जो ईडी का मतलब हो गया एक ऐसी संस्था जिसका इस्तेमाल इस रूप में किया जाए दहशत फैलाने में। आज आप झारखंड में हेमंत सोरेन का केस देख लीजिए, जमीन की खरीद फरोख्त का ही तो मामला है। मान लीजिए कि सेना की ज़मीन है, किसी ने सरकारी लोगों ने गलत तरीके से बेच दिया, खरीद फरोख्त किया, बंदर बांट हुई, यही सब तो मामला है। इसमें इसकी जांच सीबीआई क्यों नहीं कर सकती? इसकी जांच दूसरी एजेंसी क्यों नहीं कर सकती? ईडी करेगी। ईडी करेगी तो सरकार, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, सरकार बदलेगी। ईडी को भेजो, उसके बाद सरकार बदली करो। ईडी को भेजो, उसके बाद वहाँ ऑपरेशन नीतीश कुमार चलाओ। ईडी को भेजो। इस महाराष्ट्र में आपने देखा विपक्ष के सारे लोगों को, जब वो लोग सरकार में थे, मंत्री को भी जेल भेज दिया गया, सब कुछ। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन जो सरकार में सत्ता बीजेपी के तरफ से सत्ता में आए, उनके खिलाफ ईडी के मामले थे भी, तो वो ठड्डे बस्ते में चले गए। तो ये खुला एंड ऑफ डेमोक्रेसी ही है ईडी का मतलब। ईडी का मतलब अब जांच एजेंसी रही नहीं गई है। ईडी का मतलब सताओ, परेशान करो और इससे परसेप्शन बनाओ, सरकार गिराओ, सरकार बनाओ, दूसरे लोगों को कॉम्प्रोमाइज कराओ कि मेरे तरफ आ जाओ। देखो, भूपेंद्र हुड्डा के घर में ईडी जाएगी क्योंकि हरियाणा में सबसे प्रमुख विपक्ष की आवाज वही हो सकते हैं। हेमंत सोरेन के घर में ईडी जाएगी क्योंकि झारखंड में अगर सत्ताधारी दल देखा जाए राष्ट्रीय राजनीति में, तो वहाँ हेमंत सोरेन अगुवाई करेंगे बीजेपी के खिलाफ। उसी तरीके से तेजस्वी यादव के घर में बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि पूरा परिवार पर आरोप है। अरे बच्चा जो नाबालिग था उसके ऊपर भी आरोप लगा देंगे, पूरा परिवार आरोपी हो गया, पूरा यादव परिवार पर आरोपी हो गया। ऐसा तो किसी भी परिवार दूसरे परिवार के साथ नहीं होता है।
किसी दूसरे परिवार के साथ हुआ क्या? तो ये पीड़ित है, ये पीड़ा है, ये उनका, ये नहीं है वो क्यों भ्रष्ट हैं, बल्कि ये उनकी पीड़ा है कि आरोपी एक व्यक्ति है और पूरे परिवार को लपेट दिया गया है। ये सताने का उपक्रम है, परिवार भ्रष्ट नहीं है। ठीक है राहुल जी, आप काउंटर करना चाहते हैं? हाँ, अगर संक्षिप्त रखें ताकि मैं बाकियों को एक बार ले सकूं। हम तथ्यों को गलत तरीके से पेश करेंगे तो शायद डिफरेंट परसेप्शन बनेगा। अगर ईडी ने 5,906 केस दर्ज किए हैं और उसमें 25 केस जो कंक्लूड हुए, उसमें 24 में कन्विक्शन हो गया, यानी कंक्लूड किए हुए केसेस में 24 में कन्विक्शन हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी कहेंगे, ये पूरा दूसरा, फिर दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे थे वो उस वक्त नाबालिग थे, तो आपने नाबालिग के नाम पे जमीन अगर ट्रांसफर कर दी या कुछ और ट्रांसफर कर दिया तो क्या वो अपराध नहीं है? तो नाबालिग अपराध नहीं हुआ ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो अपराध नहीं है? दूसरा, फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर अगर ऐसा किया है तो पूरे परिवार की मिलीभगत दिखाई देती है ना। तो ऐसे में मैं अगर अपना पैसा कोई गलत तरीके से जमा करूं और उसको अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, क्या वो सही है या आप उसको मतलब जस्टिफाई करेंगे? मैं आ रहा हूं सर, उस पर एक लाइन मैं बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है, मैं वही चाह रहा था कि एक बार सबका हो जाए, एक ही लाइन में, क्योंकि क्रॉस एक ही लाइन में। देखिए, नाबालिग हम कह रहे हैं, नाबालिग के नाम से चलिए मान लीजिए कि उनके पिता ने कुछ गलत किया है ना, तो नाबालिग कैसे भ्रष्ट हो गया, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद पूरा परिवार कैसे भ्रष्ट हो गया, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद ये जो आंकड़े रखे इन्होंने ईडी के आंकड़े हैं, 25 में कन्विक्शन हुआ, बोलते भी शर्म आती है कि ईडी 5,000 से ज्यादा मामले देख रहे, 25 में कन्विक्शन हुआ। इसके बाद हम जो आंकड़े दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल मामले हैं उनके आंकड़े दे रहे कि 100 में 96 अपोजिशन के खिलाफ है। इसको आप जनरल आंकड़ों से नहीं आप बराबरी कर सकते, क्योंकि आपने अपने जवाब में सर, हाँ नहीं, केवल मैं बीच में इसलिए जो आप कह रहे हैं, देखिए प्रेम कुमार जी, कोई भी केस होता है, एक होता है सब जुडिस जिसमें कार्रवाई चल रही है जी, और एक होता है जिसमें फैसला हो गया है, डिस्पोज्ड। इन्होंने जो फिगर दी है वो फैसले होने, नहीं, मेरे पास जो फिगर थी उसमें बढ़ गई होगी, 23 मामले डिस्पोज्ड हुए थे अभी कुछ महीने पहले तक, जिसमें से 21 में ईडी के 23 मामले जिसमें अदालत ने फाइनल डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज केसेस में से ईडी का कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर है, एक बात। दूसरी बात, जो केसेस चल रहे हैं उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे कि केसेस को लंबा कौन खींच रहा है, खुद ईडी का टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा बयान छपा था। जयपुर में एक मामले में एक पॉलिटिशियन हैं, 17 बार उन्होंने स्टे लिया है, मतलब वो डेट आगे बढ़ाई है बीमारी के नाते। ईडी क्या कर सकता है? तो डिस्पोज्ड जो केसेस हैं, कन्विक्शन तो डिस्पोज्ड केसेस पर ही देखा जाएगा ना, कि 24 केस थे, मान लीजिए 23 लाख केस हैं। अब 23 लाख केस में आप ये देखिए कि अगर 23 में फैसला हुआ है और 21 में सजा हुई है, बाकी जितने केसेस हैं उसमें आप ये देखिए कि उस पे केसेस को लंबा कौन खींच रहा है। ईडी खींच रही है तो ईडी के खिलाफ आप आइए। 99% केसेस में, क्योंकि ईडी के केसेस हमेशा मालदार लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है। जाहिर सी बात है, कोई आदमी करोड़पति होगा, लखपति होगा, टॉप क्लास के उसमें वकील होते हैं, ब्यूरो मतलब सारी चीज़ें होती हैं, सारा लंद फंद उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जितने केसेस की आप एनालिसिस कीजिए, ऐसा कहा जाता है जैसे लगता है ना कि ईडी, अरे भाई आप सच्चाई को जानिए, फैक्चुअल रहिए। जितने जो सबजुडिस केसेस हैं उनके एनालिसिस कीजिए और लेके आइए, बताइए कि क्या उसको सरकार खींच रही है या जो जिस पर मुकदमा चल रहा है वो अदालत का दुरुपयोग कर रहा है। आप पाएंगे कि 90% से ज़्यादा वे लोग हैं, क्योंकि इसमें सब पैसे वाले लोग होते हैं जिनको कानून के तमाम दांव पेच मालूम होते हैं, और वो आखिरी दम तक वो जानते हैं कि हमारे केस में हमको सज़ा मिलेगी। वो 20-20 साल तक लटकाए हुए हैं केस को। फैक्चुअल एक्चुअली स्थिति ये है। आप चाहिए तो प्रेम कुमार जी इसके बारे में पूरा डेटा लेके आप एनालिसिस कर लीजिए, बट कन्विक्शन रेट इज़ 90%।
ईडी के केस में। मैंने जो कहा उसको आपने दरकिनार कर दिया, आप दोनों ने दरकिनार किया कि पॉलिटिकल मामलों में 96% मामले सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। एक मिनट इस पर दोनों चुप्पी लगा। आईपीसी में किसी भी अपराध कानून में कोई पॉलिटिकल धारा नहीं है। एक बात सुन लीजिए, संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कहीं से नहीं है। यही तो दिक्कत है ना कि अभी ये प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर दिया गया। अरे हम लोग पत्रकार हैं, ये बताइए कि किसने भ्रष्टाचारी डिक्लेयर किया है? लालू को सजा हो चुकी है, उनको भ्रष्टाचारी डिक्लेयर किया है, उनके किसी परिवार को डिक्लेयर नहीं किया है। दे आर एक्यूज्ड, नॉट ऑफेंडर। मैंने परिवार के बारे में कहा सर। नहीं, परिवार के बारे में कहां से? भ्रष्टाचारी कैसे बोल सकते हैं? किसने बोला है? किसने बोला? सर राहुल महाजन सर बोल रहे थे। राहुल महाजन बोल रहे थे। राहुल महाजन अदालत है, मैं अदालत हूँ। मैं तो क्या टिप्पणी कर रहा हूँ? नहीं, वो एक अलग बात। ये वन ऑन वन हो जाएगा और बाकियों की बारी। तो मैं पहले वहां जाता हूँ और अवधेश सर, चूंकि आपका भी जिक्र आया था पिछले जवाब में, मैं सवाल को आपके पास लेता हूँ। इसी परसेप्शन की बात जिस पर ये अभी डिबेट चल रही है कि ईडी के पास जितने मामले वो इस वक्त हैंडल कर रही है, और जब हमने पिछली बार चर्चा की थी तब आंकड़ों की बात की थी, इसलिए उसको दुरुस्त करने की कोशिश इस बार हमने की है। अधिकतर मामले ऐसे नहीं हैं जो राजनीतिक हैं या जिसमें राजनीतिक पार्टी हैं, वो इकाई की संख्या है, वो दहाई की संख्या भी नहीं है। लेकिन उसमें जो एक परसेप्शन दिखता है वो ये है कि उस इकाई की संख्या के अंदर 90% से ऊपर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मामले हैं। अब ये जो परसेप्शन बन रहा है कि जानबूझकर उन्हीं को नोटिस सर्व किया जा रहा है, और दूसरा टाइमिंग, खास तौर पर झारखंड के मामले के बाद जहां पर हमको एक परिवर्तन दिखाई देता है। इस तरीके के कमेंट, इस तरीके के लोग बातें करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ सिर्फ भ्रष्टाचारी होंगे, राजनेताओं में भ्रष्टाचार है और भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार है कि सच्चाई है, लेकिन उनके जो मामलों की ट्रायल हो रहे हैं उनकी जो टाइमिंग है, फैसला सवाल जितने हैं वो टाइमिंग पर हैं कि, और उसका रूप फिर हमने देखा कि सरकार बदली, झारखंड में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, चुनावी साल में ऐसा हुआ। और ये जो बार बार विपक्ष कहता है कि चुनावी साल को आप ध्यान रखते हुए सारी चीजें स्पीड अप करते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने जैसे छत्तीसगढ़ का भी किया, इस पर आपका क्या मानना है कि क्या टाइमिंग को लेकर सच में इस तरीके का दुरुपयोग सत्ता करती है एजेंसियों का? टाइमिंग है, मेरी ये समझ में नहीं आया कि हेमंत सोरेन को तो 2022 में ही नोटिस दिया था, या आप बात करिए वो खींचते खींचते ले गए और अगस्त 2022 में उनसे जाकर के एक मामले में पूछताछ हुई है, तो अभी 24 अब आया है। ऐसा है कि यूरोप में उस समय यूरोप का वर्चस्व था हमारे देश में, तो आप कितना भी पाप करिए, अपराध करिए, आप चर्च में जाके यहाँ कन्फेस कर लिए और वहाँ के जो पादरी साहब का सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको कोई सजा भी नहीं दे सकता था। तो हमारे प्रेम जी आजकल यूरोप के उसी पादरी की भूमिका, वैसे ही कि हमारे यहाँ हम सबको सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ये सारे ईमानदार हैं, ये बेईमान कैसे हो गए, तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। चर्च की इतनी हैसियत थी कि चार्ल्स 14वें को फांसी पर चढ़ा दिया, तो अब वो स्थिति अगर कायम हो जाए तो इनकी बात मानी जा सकती है। देखिए इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक देश जो आध्यात्मिक रूप से समुन्नत था, वो सत्य न्याय पर चलता था, जहां के सच्चाई और न्याय की संपूर्ण विश्व में प्रशंसा होती थी, जहां की दुनिया भर से लोग शिक्षा देने आते थे, अगर अपने कील काई को निकाल करके फिर से शुद्धता की ओर चारों तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी समस्याएं पैदा होंगी। उसमें से राजनीतिक शुद्धता, प्रशासनिक शुद्धता वो एक पक्ष है। केवल उतना ही नहीं हो रहा है हमारे देश में, जो कुछ बदलाव हो रहा है उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं देखते हैं? आखिर इतने लंबे समय बाद 1993 में एक पूजा बंद कर दी गई और वो न्यायालय ने देखा कि ये किस कारण से, और लोग पूजा करने जा रहे हैं। एक अयोध्या के कार्यक्रम से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत का गांव-गांव जुड़ता है। तो धीरे धीरे ये देश जो है ना, जो अपने आप को थोड़ा थोड़ा भूल गया था, अपनी नैतिकता को, अपने अध्यात्म को, अपनी अंतः शक्ति को, उसको प्राप्त करके उठ के खड़ा हो रहा है। हमारी राजनीति पर अंग्रेजों के जो ट्रेडिशंस थे, जो उनकी विरासत थे, उसके आधार पर हर एक से एक बेईमान, एक से एक लुटेरे, एक से एक दुराचारी, एक से एक कामुक भोगी सब बन गए थे। जातिवादी, सांप्रदायिक तत्व धीरे धीरे हावी हो गए थे और हम सब लोग राजनीतिक शुद्धता की बात करते थे कि होना चाहिए, सत्ता शीर्ष से भ्रष्टाचार खत्म करो। भ्रष्टाचार केवल पैसे का ही होता है, उसमें तो आचरण भी है। तो कई चीजें जो हमको दिखाई देती है वही नहीं होती है, कुछ चीजें न दिखने वाले भी भूमिकाएं होती हैं जो हो रही हैं।
तो इसीलिए ये देश जो है व्यापक रूप में बदल रहा है, अपने 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 एक ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। तो उन सब के पीछे शुद्धता होगी। अगर बीजेपी में बेईमान है ना, तो आने वाले समय में, आने वाला समय इस देश के शुद्धता की लहर उनको भी बाहर करेगी, आप चिंतित मत करो। इसलिए इस समय, लेकिन इस समय जो लोग इस शुद्धिकरण के खिलाफ, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, आप ये छोटे छोटे लोग हैं क्या ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव से आज की स्थिति में प्रेम जी और मैं मिलना चाहूं तो मेरे को भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे। ये सब छोटे लोग हैं जो अरेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम सुनवाई नहीं करेंगे। हम आप जाएंगे तो सुनवाई होगी क्या इस देश में? ये सब बड़े लोग हैं। एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि कानून, इसको आरोप को छोड़ दीजिए, जो जंगल में रहा है, जंगल में पैदा हुआ है, वो चार्टर प्लेन से चलता है, उसके परिवार का रहन सहन देखिए, उसके घर की गाड़ियां देखिए, क्या ईमानदारी से आ गई है? दिखाई नहीं दे रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार खेती और उसके अलावा उनके क्या व्यवसाय रहे हैं, जिस हालत में रहे हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं, सब करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है क्या हमको? तो इसलिए ईडी का तो एक छोटा पक्ष है। ईडी तो केवल पीएमएलए में काम कर सकती है कि भाई आपने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, कैश से काम किया है, उसको दिखाया नहीं है। अब आप देखिए ये सब मामले को आप एक साथ चूंकि मिला दे रहे हैं ना, लगता है कि ईडी ने पूरा आंकड़ा दिया है कि 2.98% जो है इसमें जो है 3% ये केवल राजनीतिक मामले हैं। ये बात सही है कि मोदी सरकार में जितने मामले आए उसमें 95% जो है विदेशी विपक्षियों के खिलाफ है। लेकिन जिनके खिलाफ है, अब हेमंत सोरेन पर जो पहला मामला जो था वो यही था ना कि भैया ये खनन घोटाला 1250 करोड़, उसमें उन 1250 करोड़ का मामला है, उसमें उनकी संपत्ति का विवरण सब लिया, उसकी आय देखी गई, कहां से आपने इतनी संपत्ति प्राप्त की है, तो इतना तो आसान है नहीं देना। इसमें 7 उनको समन का नोटिस दिया गया। 7वें नोटिस में कहा गया कि आप अगर नहीं आएंगे तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। तो 8वें नोटिस में तो पहली बार दिए, उनको कहा कि हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई, आप और समय दीजिए। 9वें नोटिस में उन्होंने नहीं किया, फिर 10वें नोटिस भी हुई कि भाई आप नहीं आएंगे तो हमको तो आना पड़ेगा। तब वो गई है और तब छापामारी हुई। 10 नोटिस, हमारी आपकी हैसियत है 10 नोटिस डालने के। केजरीवाल को कितने नोटिस चले गए हैं कि हमको आप किस रूप में भेज रहे हैं? सब बड़े लोग हैं भाई, ये सब इतना आसान नहीं। जो क्राइसिस पैदा हुई है, उस क्राइसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मे है? आपसे अगर पूछताछ हो रही है, अगर आप पर भ्रष्टाचार के मामले आपको लग रहा है कि हमारी अरेस्टिंग हुई है, तो आपने अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके आप अपने को त्याग पत्र देकर नेता क्यों नहीं पहले से चुन लिए? आपको 8.5 में ईडी कह रही है कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप इस मेमो पर साइन करिए। वो कह रहे हैं कि मैं मेमो पर साइन नहीं करूंगा, मैं पहले रिजाइन दूंगा। फिर बहस होती है, फिर ठीक है चलिए राजभवन उनको ले जाया जाता है। वो कहते फिर 9:33 में वो मेमो पर साइन करते हैं तो उनकी अरेस्टिंग होती है। सामान्य घटना थोड़ी होती है। आप अरेस्टिंग कर लेते हो, पहले अपनी पत्नी को बनाने की कोशिश करते हो, जब देखते हो कि उसमें समस्या आ जाती है तब फिर हार करके आपको एक ऐसा नाम देना पड़ता है। अब उस नाम पर भी उसमें असहमति है। आप झारखंड बनने के बाद का पूरा इतिहास देख लीजिए, जब मुकदमे नहीं भी थे 12 मुख्यमंत्री बन गए 24 साल में। अब 12वां मुख्यमंत्री हो गया तो वहां सरकार गिरना उठना चलता रहा है। इनको मालूम है कि पिछले चुनाव में बीजेपी से भी लोग छुट के आके हमारे टिकट से चुनाव लड़े हैं, दूसरी पार्टियों के भी लड़े हैं। क्राइसिस होगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे, ये भय था तो किया है। इस क्राइसिस के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस है, क्योंकि जब केस हुआ तो आप हट जाइए, हट के लड़िए, केस का मुकदमा लड़िए। अगर इतना ही गलत था तो समन के खिलाफ हेमंत सोरेन क्यों नहीं गए वहां कोर्ट? सवाल तो यही होता है। आप सारे चीजों का, अब तेजस्वी यादव का आप पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव को तो अभी से तो नहीं हो रहा है ना, 2017-18 से चीजें चल रही है। 2022 में भी छापे मारे गए, पूछताछ हुई है। 2023 अब केवल 2024 से जोड़ रहे हैं। और कोई ये मान ले कि नीतीश कुमार उस भय से, नीतीश कुमार पहले छापेमारी में तो हटे नहीं थे। नीतीश जी ने तो अब कारण बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था, और थोड़ी शांति मुझे आ गई है, मैं हंसने लगा हूं, पहले तो हंस भी नहीं रहे थे। नीतीश जी से पूछे ना कि क्या हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सरकारी एजेंसियों का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं कि आज नहीं होगा, आगे नहीं होगा। वो सब भी आदमी उसमें भी भ्रष्टाचार रहे हैं। लेकिन इसके आधार पर जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसको यह कह देना, अच्छा पश्चिम बंगाल की बात होती है, टोटल मामले कोर्ट के ऑर्डर से हुए हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कोर्ट वहां की सरकार और पार्टी नहीं गई है, उसके ऑर्डर से हुए हैं। तो इसलिए इस एक
फैक्ट को करके, और हम अगर सबको सर्टिफिकेट देने लगे। प्रेम जी एक जगह कह रहे थे कि राज्यपाल को बर्खास्त करो। भाई राज्यपाल उसमें क्या करेगा? राज्यपाल ने थोड़ी परिस्थितियों को समझा, देखा, बुला के करा दिया, तो समय लिया थोड़ा। थोड़ा है कि आपके समय के अनुसार कि आपने त्याग पत्र दे दिया था, हम उसी समय बुला करके बिना जाने हुए कि बहुमत है कि नहीं, बिना समझे हुए दे दे, ऐसा होता है क्या? तो हमारा देश इस समय, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, इस देश में भारत की आध्यात्मिकता को, इसके न्यायपूर्ण व्यवस्था को, इसकी सामाजिक समन्वय की व्यवस्था को, इसके स्वाभिमान को, इसके आत्मगौरव को, सबको प्राप्त करने की ओर भारत उठ के खड़ा हो रहा है। उसमें इस देश के संसदीय लोकतंत्र में जो गंदगी है उसकी भी शुद्धता कुछ प्रकृति अपने आप कर रही है, कुछ एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, और यह आगे अभी बढ़ेगा। इस देश में इतनी आसानी से नहीं होना है, अभी आगे बढ़ेगा और देश को हजारों ऐसे झटके सहने के लिए जब रिफॉर्म होता है, जो दिखाई पड़ता है, दृश्य और अदृश्य दोनों रिफॉर्म होते हैं, तो उसके अनेक झटके लगते हैं और उसके लिए हमको स्वीकार करना पड़ेगा। आज जो चेहरे हीरो बने दिख रहे हैं वो जीरो बनने लायक नहीं थे, हमारे देश ने उनको हीरो बना दिया है। तो जो सच्चाई है वो आज न कल तो जीरो पर जाएंगे भाई, वो प्रोसेस हो रहा है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने एक बात कही उसी बात को सर मैं समीर जी का कमेंट पहले ले लूं। समीर सर, हमारे एक दर्शक हैं नोएल, और उन्होंने उसको बड़े व्यंग्य के तौर पर लिखा है, और अवधेश जी ने भी उसका जिक्र बखूबी किया कि ऐसा नहीं कि एजेंसियों के दुरुपयोग नहीं हुए सत्ता के द्वारा, और इसी के कारण जो क्रेडिबिलिटी है ना वो खराब होती है। वो बोल रहे हैं, उन्होंने कमेंट पर ये लिखा कि अब हमारे राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाए तो हम तो बोलेंगे सीबीआई के बजाय अब सीआईए को बुला लो, क्योंकि हमको अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है कि वो एक पक्षी होंगी, सरकार बदल जाएगी तो उनको दूसरा कल्प्रिट मिल जाएगा। ये जो क्रेडिबिलिटी की दिक्कत है, और ये जो हम बार बार कह रहे हैं, जिसमें अवधेश जी ने बखूबी कहा कि टाइमिंग को सिर्फ एक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए जैसे विपक्ष देख रहा है, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी सच में एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाइयों के बाद और कम होती है? मुझे लगता है कि किसी भी जांच एजेंसी की क्रेडिबिलिटी अगर खराब हो रही है तो उसकी निष्पक्षता बनाए रखना उस एजेंसी का काम है। राजनीतिक दल किसी भी कार्रवाई पे आरोप लगाएंगे, जिसके ऊपर कार्रवाई होगी वो कहेगा कि राजनीति से प्रेरित है। सरकार के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कहेंगे कि विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सिर्फ सत्ता पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि एजेंसी को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर वो कार्रवाई कर रही है तो वह व्यक्ति देखकर, पार्टी देखकर, उसका राजनीतिक रसूख देखकर कार्रवाई नहीं कर रही है, वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और इस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत प्रशंसनीय है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भले वो लालू प्रसाद यादव के मामले हो, तेजस्वी यादव के मामले में हो, हेमंत सोरेन के मामले में हो, अरविंद केजरीवाल के मामले में हो, या किसी अन्य नेता के मामले हो, मुझे लग रहा है स्वागत किया जाना है कि ईडी और कोई भी जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि जब हम ईडी की कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लगता है कि नहीं भ्रष्टाचार से मुक्त कर रही है, तो फिर ये जनता भी प्रश्न पूछती है कि फिर जो नारायण राणे, जिसके खिलाफ 5 साल पहले ईडी ने लगातार 3 बार नोटिस देके बुलाया था, तो ऐसा क्या होगा कि 5 साल से ईडी ने उसको एक भी नोटिस नहीं दिया। फिर जनता ये भी पूछती है कि ऐसा क्या होगा कि अजित पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार, जिसे ईडी हर महीने 2 बार नोटिस दे रहा था उपस्थित होने के लिए, ऐसा क्या होगा कि 8 महीने से ईडी ने उसे बुलाया नहीं। ईडी फिर यह भी पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि जेडीएस के कुमार स्वामी, जिसे कांग्रेस का सत्ता में रहते ईडी और सीबीआई बुला रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद वो सत्ता के अंदर नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईडी अगर निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है तो उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जिन लोगों को उसने 5 साल पहले बुलाया था, और ये कहा गया था, और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में कहा था कि अजित पवार तो चक्की पिसिंग की बात हुई थी। नारायण राणे जब मुख्यमंत्री थे, नारायण राणे जब कांग्रेस की सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तब 7 दिन तक विधानसभा चलने नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, कह कि नारायण राणे ने भ्रष्टाचार किया। वही अगर सरकार में आके मंत्री बचते, उनके पास कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मंत्री कौन कहाँ जाके बनता है इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो नेता का राजनीतिक स्वार्थ है। आज वो इस दल में है, उस दल में जा सकता है। मुझे लगता है कि किसी भी ईडी को कार्रवाई या किसी भी जांच एजेंसी को कार्रवाई यह देखकर नहीं करना चाहिए कि आज वो विपक्ष में तो हम कार्रवाई करेंगे, कल वो किसी सत्ता पक्ष से चला जाता है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ईडी के इससे जो कार्रवाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और मुझे लगता है कि किसी भी जांच एजेंसी को इससे बचना चाहिए और सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की जांच एजेंसी की स्थिति ना बने कि किसी सत्ताधारी दल के साथ जुड़ने से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि ईडी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि अगर वो जो कार्रवाई कर रही है उसे प्रूव भी करना है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई अन्य नेता हो। इसके अलावा ईडी को अपनी विश्वसनीयता भी बना के रखना है। तो मुझे लग रहा है कि जो परसेप्शन बन रहा है जनता के बीच के अंदर, और विपक्ष जिस बात को उठा रहा है कि ईडी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, मुझे लग रहा है ईडी को ये बताना चाहिए कि नहीं, वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वह सब पर कार्रवाई करती है। कहीं कार्रवाई तेज होती है, कहीं कम होती है, लेकिन कार्रवाई होते हुए दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे आप लगातार कार्रवाई कर रहे हो और एक को आप 5-5 साल तक उस मामले से छूट दो। मुझे लग रहा है ईडी को इस मामले में अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। जदीप सर,
हालांकि समीर सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए उसको उस तरीके से ओपन किया जो हम कहते हैं कि वाजिब सवाल और जो दूसरा पक्ष आना चाहिए। मैं अपने जो सवाल आपके लिए लेकर आना चाह रहा था उसमें यही लेकर आना चाह रहा था कि अपराध होता है। अभी रामकृपाल सर ने भी कहा कि आईपीसी के हिसाब से जो अपराध है वो अपराध है, उसमें कोई पॉलिटिकल अपराध की अलग कैटेगरी नहीं है। लेकिन यही जो उदाहरण हम समीर सर ने दे दिए हैं कि सबके खिलाफ अपराध थे, सबके खिलाफ मामले थे, वो नोटिस पहुंचने की जो चिट्ठियां हैं वो पार्टी देखकर बंद क्यों हो जाती है? पाला बदलना, वो फिर उसके बाद क्या वो पिन कोड नहीं मिलता ईडी को, वो समन भेजने के लिए एड्रेस नहीं मिलता, वो समन पहुंचने क्यों बंद हो जाते हैं? और जो तमाम समन की हम बात कर रहे हैं, जैसे अवधेश जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं कि पुराने समय से नहीं चल रहे थे, लेकिन गिरफ्तारियों की टाइमिंग पर जो सवाल उठता है, अब भूपेश बघेल रोज कह रहे हैं कि मुझे अब कोई समन नहीं आने वाला जब तक लोकसभा और पास नहीं आ जाएगा। जिस दिन मैं कैंपेन लीड करने लगूंगा मेरे पास फिर एक समन आ जाएगा। क्या विपक्ष इस परसेप्शन को मजबूती से बनाने में कामयाब हो पा रहा है कि एजेंसियों का प्रयोग हमारे साथ जिस तरीके से टाइमिंग के साथ हो रहा है? इसके 2-3 पहलू हैं उत्कर्ष। अभी तक बहुत अच्छी चर्चा हुई और अच्छी बात यह है कि तथ्यात्मक बातें बहुत सारी आई हैं। कन्विक्शन रेट के बारे में बात हो गई, राजनेताओं के खिलाफ जो कुल मामले हैं वो केवल 3% के करीब ही हैं, 2.98, ये भी बात हो गई समीर जी ने। हमको दरअसल क्या है ना कि जो विवेचना कर रहे हैं उनको भी किसी भी हालत में जो होता है ना कि सच से हम आंख नहीं मोड़ सकते। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस सारी चर्चा में कि कोई राजनेता खुद के खिलाफ जांच बिठाएगा और खुद ही जेल चला जाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि सतयुग आ गया है, और हमें मान लेना चाहिए कि अभी तक तो नहीं आया है। तो हर व्यवस्था की अंतिम इकाई मनुष्य है, और जब तक मनुष्य भ्रष्ट है तब तक भ्रष्टाचार पर चर्चा होती रहेगी। कोई सी भी व्यवस्था बना लीजिए, उसको संचालित तो कोई मनुष्य करेगा, और मनुष्य उस व्यवस्था को संचालित करने में अपना पूरा ही स्वार्थ परे कर देगा। तो हम सोचेंगे सारे देश के राजनेता ही लाल बहादुर शास्त्री हो गए कि एक रेल दुर्घटना होने पर तुरंत इस्तीफा देकर अलग हो गए। रामराज्य आ गया। ऐसी शुचिता अगर होती व्यवस्था में तो शायद इस तरह की बहस की आवश्यकता नहीं होती। तो पहले उस कटु सत्य को हम स्वीकार करके आगे बढ़ें। मेरा यह मानना है कि गंदगी है देश के सिस्टम में, लेकिन वो विपक्षियों पर हमले के माध्यम से ही सही उसको सफाई करने की कोशिश तो हो रही है, क्योंकि आप खुद की जांच तो खुद नहीं करोगे। तो अगर आपकी जांच सत्ता पक्ष में रहने वाला इसलिए कर रहा है कि राजनीतिक द्वेष है, मैं बात ही यहीं से शुरू करता हूं कि चलो सारी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर दुरुपयोग हो रहा है तो क्या आपने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है? और अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो अगर आपके ऊपर चाहे जितना ही राजनीतिक वितंडा खड़ा कर लिया जाए, आप जब सबूतों के अभाव में बेगुनाह साबित होकर बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे कोर्ट से, तो वही जनता आपको सराखों पर बिठाएगी और वही सत्ता पक्ष उसके लिए उसकी आंख की वो बूमरैंग हो जाएगा वार उनका। जो सामने वाले के लिए आपने तलवार उठाई है वो क्यों नहीं आपके ही मान का मर्दन कर देगी। मैं तो मान के चल रहा हूं कि सारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग हो रहा है। चलिए हो रहा है, उसके उपयोग के बाद आप जेल चले गए तो 3-3, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल भर जेल में क्यों हैं? आप लगातार पेशी पर पेशी जब हो रही है तो ऐसे सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि आप साफ हैं, पाक साफ हैं? और केवल ये तो हर कोई कहता है कि मैं तो शुरुआत में तो बड़े से बड़ा आरोपी, और हम राजनीतिक को छोड़ भी दें, बड़ी बैंक डकैती करने वाला, खून करने वाला, वो कहता है ना मैं तो निर्दोष हूं। फिर जब सबूत गिरने लगते हैं तब वो कहता है हाँ साहब ये हुआ। कोई शुरू में तो कोई भी बड़े से बड़ा गुनहगार भी नहीं बनता, तो शुरू में आप भी कहते हो साहब ये सब राजनीतिक विद्वेष के चलते मेरे से हो रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो समीर जी ने कही है वो जरूर बहुत सही है, और उसको लेकर जब विपक्ष, आपने जो सवाल शुरू में उठाया था कि विपक्ष ये माहौल बना पा रहा है, देखिए विपक्ष कितना भी सहानुभूति लेना चाहे कि हम पर हमला हो रहा है, जब तक वो ये साबित नहीं करेगा कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया था फिर भी हमको घेरा गया, तब तक वो अपने इस राग को लेकर, इस पूरे रोने गाने को लेकर कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ईडी के जो साख का सवाल है वो तभी स्पष्ट होगा जब आप किसी व्यक्ति को लगातार समन भेज रहे थे, लेकिन उसके सत्ता पक्ष में आते ही वो वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम क्लीन हो गया और उसको फिर समन भेजना बंद हो गए। ये तथ्य है और तथ्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। आप कितनी भी बयानबाजी कर लें, फैक्ट्स कभी गलत नहीं होते। जैसे ये फैक्ट है कि 3% ही मामले हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर सत्ताधारी दल के आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद 100 में से 96 मामले हुए, तो मैं तो कह रहा हूं, तो उस तथ्य को तो हम कहते हैं, मान लेते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से हुआ। अब आप साबित कीजिए कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। मूल मुद्दा राजनीतिक विद्वेष की बजाय भ्रष्टाचार होना चाहिए, और इस देश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी दल के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए।
ठीक है, और आपने जो कहा, और मैं उसी दूसरे पक्ष की तरफ रामकृपाल सर आपके साथ सवाल लेकर आना चाह रहा था। एक समय तक कौन ये सोचता था कि राजनेताओं को सत्ता में रहते हुए उनके गिरेबान तक कोई भी एजेंसी पहुंच सकती है या वो जेल भी जा सकते हैं। वो जो एक बहुत देशज कहावत होती थी कि बड़ा आदमी है कुछ नहीं बिगड़ेगा, बड़ा आदमी अगर सलाखों के पीछे जा रहा है तो क्यों ये इस तरीके से भी प्रस्तुत नहीं हो पा रहा समाज के बीच में, या एजेंसियों के जरिए, या उसको ऐसे क्यों नहीं देखा जा रहा कि ये भी तो एक कामयाबी है कि अब आपका सिस्टम जो है वो काम करता दिखाई दे रहा है। और वही बात जो जयदीप जी ने कही उसको अगर मैं जोड़ लूँ कि ठीक है उसमें क्लॉज लगा दिया जाए कि वो एक ही पक्ष पर हो रहा है, पर वो गलत तो नहीं हो रहा, वो वहां तक पहुंच रहा है। वो जो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है कि अब सब बराबर हैं, अगर आपने भी गलत किया है तो आपका बड़ा होना मायने नहीं रखता। देखिए 2-3 बातें, चूंकि मैं पहली बार जब कूद पड़ा, मैं क्षमा चाहता हूं चूंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, इसलिए मूल रूप से आप पहली बार मुझसे पूछ रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो बीच में कही गई हैं मैं उस पर रघुवीर सहाय ने करीब 77 में जब जनता पार्टी बनी थी तब एक संपादकीय लिखा था, और उसमें लिखा था ये कि व्यवस्था जन्य विकृतियों से सहअस्तित्व सत्ता की अनिवार्यता है। उसको मैं सरलीकरण कर दूं कि कुर्सी पर बैठने की पहली शर्त ही है कि आप उसकी जितनी गंदगी है उससे आप समझौता कर रहे हैं। तो सत्ता कोई भी होगी, हम लोग क्या है ना कि जब कोई बात करते हैं तो हम हमेशा उसको 100 डिग्री आदर्श पर उसकी विवेचना करते हैं। आप मान लीजिए कि मैल सब जगह रहेगी, हमेशा ये देखिए कि कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी जो बहुत धुली हुई हो। जिसको अधिकार हो मिलता है वही दुरुपयोग भी करता है। ये इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस या फलाना का नहीं रहा हो। दूसरी बात जो अभी कही जा रही थी कि विपक्ष के खिलाफ ही क्यों, मैं एक बात मुझे बताइए, इसमें जितने भी मामले हैं, बिहार में सत्ता में बीजेपी कब थी भाई? बिहार में तो जो सत्ता पक्ष है यही रहा है आज तक, आज़ादी से लेके आज तक वहाँ का सत्ता पक्ष जिसके भी खिलाफ हो रहा है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है। आप केंद्रीय सत्ता को क्यों दिमाग में लेते हैं? ये सब के सब सत्ता में रहे हैं, और जब मुकदमे दर्ज हुए हैं तब केंद्रीय सत्ता में भी इन्हीं के दोस्त रहे हैं और राज्य की सत्ता में भी यही रहे हैं। तो आप ये समझिए ना कि ये मुकदमा चाहे वो लालू का रहा हो, चाहे जो तेजस्वी का ज़मीन के बदले नौकरी वाला जो मामला है वो कब से वो ये मामला चला है उसको भी आप देख लीजिए। राहुल के खिलाफ जो भी मामला है सुब्रमण्यम स्वामी ने कब किया था, उसमें बीजेपी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए एक साधारण सी बात जिसको हमारे तमाम मित्रों ने अभी कहा, आज के अखबार में आपके अमर उजाला में ही अपराध की 50 खबरें छपी होंगी। सपोज कर लीजिए कि एक अपराधी पकड़ा गया है, वो अदालत में जाके कहे कि सर हम ही नहीं हैं 49 और हैं, उनको जब तक नहीं पकड़िए तब तक हम पर मुकदमा नहीं चलेगा। आप बताइए क्या ये दलील है? सवाल इस बात का है कि एजेंसी लाख बुरी है, भ्रष्ट है। किसी अभियुक्त को पकड़ने वाला शंकराचार्य है या एक पहले का चोर है, बात इसकी नहीं है। जिसको पकड़ा गया उसने चोरी की है कि नहीं, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। फलाना को छोड़ दिया, ढकाना को छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भैया आप पर अपराध है जो है, ये 300-350 एकड़ ज़मीन जो ली है, जिन्होंने ये ज़मीन आपके नाम कराई है वो सब कह रहे हैं कि आपके कहने पर किया गया है। सारे सबूत तो आप अपने बारे में बात कीजिए ना। आप बाकी ठीक है, आपको अगर लगता है कि एजेंसी दुरुपयोग कर रही है, उसके लिए भी मंच, हम पत्रकार नहीं हैं। हमारी राय से 2 ही मंच हैं, या तो जनता या कि अदालत। आप दोनों जगह जा कर के देख लीजिए। अभी तो अदालत में जाइए, 2 महीने बाद जनता के बीच आप जाएंगे। तीसरी कोई अदालत नहीं है। हमारे अपने व्यू हो सकते हैं, अदालत 2 ही है। और मैं सच्चाई बता दूं, मुकदमा दर्ज होने से पहले ही कौन क्या है अगर इसकी जानकारी होती है तो जनता को होती है। वोटर अच्छी तरह जानता है। जब आपकी इल्लीगल बिल्डिंग खड़ी होती है बगल में, वो जानता है कल तक ये साइकिल से चल रहा था ग्राम का प्रधान,
और जैसे उसकी स्कॉर्पियो आ जाती है, जनता जान जाती है कि भ्रष्ट है, मुकदमा बाद में दर्ज होता है, माफ़ कीजिएगा। तो वोटर को जब आप ये सब चीज़ें विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो वोटर का परसेप्शन आपके बारे में क्या है। अगर वो जान गया है बहुत पहले से, जब आपका मकान बन रहा था, एक आईएएस जो जाता है और 4 साल की नौकरी में लखनऊ में एक पूरे ब्लॉक में सारे आईएएस की करोड़ों रुपए की कोठियाँ बनती हैं, तो उसको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है बाबू। वो सब जानता है कि सब भ्रष्टाचार का पैसा है। और आप जब बाद में जाके कहेंगे कि मैं तो बड़ा न्यायप्रिय हूँ, मेरे जिसके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं हो उसको भी जनता जानती है भ्रष्ट है ये। गांव के लेखपाल से लेकर के प्रधानमंत्री तक उसको पता है कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट है, किसके पॉकेट, किसके कुर्ते में पॉकेट है और किसके कुर्ते में नहीं पॉकेट है। अब मैं इस मूल प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, अभी तमाम लोग कह रहे थे कानून कानून कानून। प्रेम कुमार जी ने कहा नाबालिग को कैसे, मेरे ऊपर मुकदमा चला है, जुवेनाइल कोर्ट होती है, नाबालिग भी अरेस्ट होता है, माफ़ कीजिएगा, उसको रखा कहाँ जाएगा वो अलग की बात है। तो ये बालिग नाबालिग, देखिए अदालत के बारे में जब हम कोई टिप्पणी करें तो बहुत सोच समझ लेना चाहिए। अदालत ये नहीं देखती है कि इस देश में, जैसे मैंने कहा ना कि आज 19 चोरियाँ हुई हैं, तो एक पॉकेट मार या कोई पकड़ा गया मोबाइल छीनते हुए, वो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलता है, माफ़ कीजिएगा। और जैसा कि कुछ कह रहे थे, अगर आप, मैं बताऊं, आप यहाँ से ट्रक लखनऊ जाइए हाईवे पर, कई बार रात को आप जाइए तो ट्रक जितने चलते हैं सब रुकते जाते हैं, सारा पुलिस वाले पैसा लेते हैं, कोई खबर नहीं बनती। लेकिन अगर अखिलेश यादव जा रहे हो ट्रक में बैठ करके और उनको पुलिस वाले ने रोक लिया हो, तो अगले दिन बड़ी खबर बन जाएगी, पुलिस घूस ले रही थी। क्यों घूस खबर नहीं है, अखिलेश जी से ले रही थी, ये खबर है। दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि ईडी, जैसा कहा ना, 3% है। आप पूछिए उस 3% के अलावा किसी और 97% पर कभी मीडिया ने चर्चा की है कि वो ईडी की कार्रवाई सही है गलत। हम कभी 97% पर नहीं जाते हैं, हमारी निगाह में वही 2% है। जो पावरफुल है उसको कैसे कोई उसका कान पकड़ रहा, हाथ पकड़ रहा है, दर्द हमें इस बात का होता है। आम आदमी अंडर ट्रायल बेचारा बिना किसी जुर्म के अदालत में है। किसी पत्रकार, किसी संगठन, किसी मानवाधिकार को मैंने आंदोलन करते नहीं देखा। लेकिन केजरीवाल, आप मुझे बता दीजिए, इस देश में किसी आम आदमी की हिम्मत है कि ईडी का 5 समन लौटा दे? तो ये जो मैं बात कह रहा हूं कि देखिए हो क्या रहा है, मैं सिर्फ एक बात को कह रहा हूं, कानून भी वही है, सब कुछ वही है। कानून बनाने वाली सरकार ही होती है जिसको जनता चुन के भेजती है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हमेशा सांसदों और विधायकों के पास होती है, वही कानून बनाते हैं। अगर कोई कानून में खामी है आज की तारीख में, तो जिन पार्टियों को लग रहा है वो जनता के बीच जाएं, वो पूर्ण बहुमत लेकर के आए, कानून बदल दें, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हो क्या रहा है, पहली बार मैं बताऊं, मेरी 70-72 साल की उम्र है और मैं इंदिरा गांधी के ज़माने से देखता हूं, करप्शन इस देश में हमेशा रहा है। इंदिरा गांधी के बारे में मशहूर था कि वो फाइल बना के रखती थी, वो फाइल आगे नहीं बढ़ाती थी, जब भी करना होता था फाइल दिखा देती थी। और ये मनमोहन सिंह तक ये चला है, फाइल सबकी है। मैं लखनऊ में संपादक था 90 में, एक वहाँ पे एक सड़क हुआ करती थी बंदरिया रोड, उस पर संजय सिंह का मकान था, मुलायम सिंह का मकान था और कई कोठियाँ थी। कुछ दिन बाद मैं गया, वो पूरी सड़क सिर्फ मुलायम सिंह के परिवार की हो गई और आगे वाली सड़क सारी की सारी मायावती के परिवार की हो गई। फिर समझ में नहीं आया कैसे हुआ ये। तो जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, भ्रष्टाचार जमीन पर जो लोग वहाँ रहते हैं उनको दिख रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये तो क्या हो रहा है कि एक अब तक का क्या रहा, आज़ादी के बाद ये रहा कि हम फाइल रखे रहेंगे, सत्ता में बदलेंगे, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होगा उसके बावजूद चाहे कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाएगी, अपने मित्रों को, अपने क्लास के मित्रों के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस हमेशा रहेगा। 2014 में मोदी ने वो ब्रीदिंग स्पेस खत्म कर दी। उन्होंने कहा चाहे जो भी होगा, मैं नहीं कहता, बहुत पाक साफ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग स्पेस खत्म हो गई और अब कानून काम करने लगा है।
तो जो ब्रीदिंग स्पेस पहले मिलती थी कि अपने क्लास का है इसके बारे में मत छोड़ो, आम आदमी को पकड़ो, वो 3% पर बड़ी भारी हंगामा हो रहा है। 97% पर अब नहीं है, लेकिन वो 3% पर यह हंगामा आगे भी होता रहेगा, ये चलेगा। जिनको व्यवस्था बदलनी है वो आ जाएं सत्ता में, कानून बदल दें, एजेंसी ख़त्म कर दें या नई एजेंसी लाएं, क्योंकि ये सब एजेंसियां भी उसी संविधान और उसी सरकार, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई हैं। ठीक, और जहां आपने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका हो सकता है इस चर्चा को यहाँ पर एक विराम देने का। और बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये रही है हमारे तमाम दर्शकों के लिए कि आप अपने विचार लिखकर कमेंट बॉक्स पर हमको जरूर बता सकते हैं। दोनों ही पक्ष आए हैं, क्या एक तरफा एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, क्या एजेंसी किसी टूल की तरह कार्रवाई कर रही हैं, या एजेंसियां अब कार्रवाई करने लगी हैं, उसका परिणाम दिखने लगा है? आपके विचार क्या हैं, आपका मत क्या है, वो लिखकर जरूर बताइए, ताकि जब अगली बार खबरों के खिलाड़ी आप देखें